चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर में हम बेसिकली क्या देखते हैं, उस चैप्टर में हमारा मेन मोटिव क्या होता है। एक तो डिसीजन लेना, किसी भी चीज से रिलेटेड हमें कुछ डिसीजन लेना होगा। हमने उसमें कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होंगे जिससे कुछ फॉर्मूले डिराइव होंगे। एक ना कंट्रीब्यूशन वर्ड हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन होता है, क्या होता था कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि कंट्रीब्यूशन का जो मतलब है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इस किसके इक्वल रहेगा, फिक्स कॉस्ट के इक्वल रहेगा। ठीक। तो अब हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैसे इस पे कैसे इसको वर्क किया जाता है, कैसे रहेगा। तो डालना हेडिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। तो अब हम बात करेंगे ब्रेक इवन की। ब्रेक इवन का बेसिकली मतलब ये हो गया कि हमें ना ना ही कोई प्रॉफिट चाहिए ना ही कोई लॉस चाहिए। मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर ना कोई प्रॉफिट आए ना कोई लॉस आए। तो अगर मैं नॉर्मल मीनिंग टर्म्स में बात करूं तो मीनिंग तो इसका ही हो गया। बट इसको हम ना हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, इसको हमें कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ कितनी यूनिट बेचे, कितनी यूनिट सेल करें कि हमारा क्या आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। कितनी यूनिट सेल करें कि क्या आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। तो वो कैसे निकलेगा वो सब हमें यहाँ पर देखना होगा। तो डालना हेडिंग ब्रेक इवन पॉइंट, लिखना अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक कॉमा वी आर कंसर्न्ड विद, under this topic comma we are concerned with first break even point, first break even point, तो हमने बात की ब्रेक इवन एनालिसिस की। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या था कि ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। तो मैंने क्या बोला, अंडर दिस टॉपिक वी आर कंसर्न्ड विद डैश डाल के लिखना फर्स्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट, सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स, सेकंड पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स, और थर्ड पॉइंट ब्रेक इवन कैपेसिटी, थर्ड पॉइंट ब्रेक इवन कैपेसिटी। अब अगर हम तीनों की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन कैपेसिटी की, ये क्या होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, अगर मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि कितनी यूनिट्स को सेल करें, कितनी यूनिट्स को सेल किया जाए कि हमारा ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हो। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा उसका आंसर किस में दिखेगा, यूनिट्स में दिखेगा। मतलब अगर क्वेश्चन ने ऐसे बोला कि कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपको आंसर जो कैलकुलेट करना है वो किस में करना है, यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। आपको अपना आंसर किस में कैलकुलेट करना है, यूनिट्स में कैलकुलेट करना होगा। ठीक। तो ब्रैकेट में लिख दो ब्रेक इवन पॉइंट के इन यूनिट्स, ब्रैकेट में लिख दो इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। सेकंड जो है हमारा ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स के ब्रैकेट में लिख दो इन रुपीस। तीनों का मतलब इससे एक ही है, ब्रेक इवन पॉइंट बोल लो, ब्रेक इवन सेल बोल लो, ब्रेक इवन कैपेसिटी बोल लो। यानी कि आपका प्रॉफिट और लॉस जीरो होना चाहिए, ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। बस अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो आपका आंसर यूनिट्स में रहेगा कि कितनी यूनिट्स में सेल करें, कितनी यूनिट सेल करें कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ब्रेक इवन सेल्स की अगर हम बात करें तो वो आपको आंसर देगा रूपी टर्म्स में, मतलब कितने अमाउंट की सेल करें कि मेरा ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाए। और थर्ड होता है ब्रेक इवन कैपेसिटी। ब्रेक इवन कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि हमारा कितना
कितनी परसेंटेज सेल करें, यानी कि टोटल सेल में से कितनी परसेंटेज ब्रेक इवन सेल होगी, यानी कि वो हमें आंसर देगा किसमें, परसेंटेज टर्म्स में, कि टोटल में से कितना परसेंट ब्रेक इवन सेल्स है, टोटल में से कितना परसेंट ब्रेक इवन सेल्स है, तो वो हमारा आ जाएगा। ठीक, तो तीन हमारे रहने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले लिखना ब्रेक इवन कैपेसिटी के ब्रैकेट में लिख देना इन परसेंटेज। ठीक, इन परसेंटेज। अब हेडिंग डालना ब्रेक इवन पॉइंट, हेडिंग डालना ब्रेक इवन पॉइंट, break even point. It refers to that volume of output. It refers to that volume of output in units. That volume of output in units at which there is no profit, no loss. At which there is नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि क्या कह रहा है, कहता है ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो अंडरलाइन कर दो नो प्रॉफिट नो लॉस को, अंडरलाइन कर दो नो प्रॉफिट नो लॉस को। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का ना एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा, फिर वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सब फॉर्मूला लिख लो पहले, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू total fixed cost divided by contribution per unit। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, यूनिट्स में। इसका जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, यूनिट्स में मिलेगा, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर किस में मिलेगा, यूनिट्स में मिलेगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट लिखना ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का हालांकि मतलब तो वो सेम ही रहेगा कि ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस हो, सिर्फ और सिर्फ आंसर कितना आ जाएगा, अमाउंट में, ठीक है ना। तो ये किस में रहेगा, इन रुपीस, तो इसका आंसर किस में आएगा, अमाउंट में आएगा, यानी कि रुपीस टर्म्स में आएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक तो सिंपल सा तरीका है। एक बात सोचो, अगर हमें ये पता है कि मैंने मान लो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 100 यूनिट आता है, 100 यूनिट आता है, मतलब क्या हुआ, अगर तुम 100 यूनिट बेचोगे तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी, उन यूनिट्स को अगर मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर उन यूनिट्स को मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या बना, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो भी यूनिट्स है उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, या फिर इसी के कुछ और भी फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। अब क्या होगा सर, अगर ये हमें फॉर्मूला लगाना है तो इसके लिए हमें हमेशा पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सर दो दो मेहनत क्यों करे, आप कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो याद है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, यानी कि हमारा पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये भी हमारा क्या, इसको डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है, कहता है अगर मैं टोटल सेल्स ले लूं कि कितने की टोटल सेल्स हैं, उनमें से अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को माइनस कर दूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो उससे भी क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने के। इन तीनों फॉर्मूले से हम ब्रेक इवन सेल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में ना थोड़े से फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वो ये है कि फॉर्मूले को अप्लाई करना। तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है वो हमें यहाँ पर पढ़ के समझना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक इवन कैपेसिटी। ब्रेक इवन कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेक इवन कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100।
यानी कि टोटल सेल्स का कितना परसेंट ब्रेक इवन सेल है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल सेल से और इनटू 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन कैपेसिटी। इससे हमारी क्या कैलकुलेट होगी, ब्रेक इवन कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, खुल जाओ। अब नेक्स्ट टाइम में डालना, नेक्स्ट टाइम में हेडिंग लिखना, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, to understand basic concept of this chapter, to understand basic concepts of this chapter, and break even point, and break even point, consider the following example, consider the following example। यानी कि क्या कह रहा है, कहता है कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट और इस चैप्टर के बारे में समझना है तो हमें कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे, और वो एग्जांपल क्या क्या होंगे। तो लिखते हैं, करते हैं शुरू। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 हमें क्या सिखाता है, एग्जांपल नंबर 1 हमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाना बताएगा। एग्जांपल नंबर 1 में हम क्या करेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, इनकम स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ये मान लो ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, इस चैप्टर के लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र क्यों है, क्योंकि कहीं पर भी अगर तुम अटके, तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो कहीं पर भी तुम अटके तो तुम इस इनकम स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अगर तुम इस इनकम स्टेटमेंट का यूज करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम इनकम स्टेटमेंट बना दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सर क्या हर क्वेश्चन में बना सकते हैं, बना सकते हो हर क्वेश्चन में, बट जब जिसमें फॉर्मूला लग के इजीली आंसर आ जाए वहां पे फॉर्मूले का यूज कर लेना, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, क्या होगी, देखते हैं। मान लो एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का, वैसे बहुत सिंपल होती है, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है अमाउंट, ठीक है ना। बस पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये दो कॉलम रहते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़े से ज्यादा कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि मैं अमाउंट में अलग अलग केसेस लेने वाला हूँ। पहला केस मान लो कि अगर मैं 1000 पेन बेचूं तो क्या होगा, अगर मैंने 1000 पेन बेचे तो क्या होगा, अगर मैं 1500 पेन्स बेचता हूं तो क्या होगा, 1500 पेन बेचने पे। अगर 2000 पेन बेचता हूं तो क्या होगा, और लास्ट में अगर 3000 पेन बेचता हूं तो क्या होगा। तो ये अलग अलग केसेस ले लिए मैंने कि 1000 पेन बेचने पे, 2000 पेन बेचने पे, 3000 पेन बेचने पे, 4000 पेन, सॉरी 1000, 1500, 2000, 3000, इतने अगर पेन बेचता हूं तो क्या होगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, सेल्स लिखा जाता है। मान लो एक पेन का सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है, 20 रुपीज पर पेन, यानी कि एक पेन कितने रुपए में बेचते हो, 20 रुपए में। तो अगर 20 रुपए का एक पेन है तो 1000 पेन कितने में बिकेंगे, 20,000 में। ये कितने में, 30,000 में। ये कितने में, 40,000 में। और ये कितने में, 60,000। बात समझ आ रही है। तो सेल्स तो नॉर्मल हो गई। अगर इसमें से माइनस करे वेरिएबल कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, लेट से 8 रुपीज पर पेन, यानी कि एक पेन को बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, 8 रुपए। तो इसमें कितना हो गया, 8,000, इधर कितना हो गया, 12,000, इधर कितना हो गया, 16,000, और इधर कितना हो गया, 24,000, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी क्या, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आता है। अब सर यहां पर ना कॉन्सेप्ट ये चलता है कंट्रीब्यूशन में, चाहे तुम पर यूनिट माइनस कर लो, यानी कि 20 रुपए की सेल थी, 8 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 12 रुपए पर पेन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 12 रुपए पर पेन, यानी कि आप इंडिविजुअली पर यूनिट को भी माइनस कर सकते हो। उसके साथ साथ 20,000 में से 8,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 12,000, या फिर 1000 इंटू 12 करोगे तो भी कितना रहेगा, 12,000 रहेगा। तो मतलब माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। 18,000 आ जाएगा इधर, 24,000 आ जाएगा इधर, और 36,000 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या आ गई, कंट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कोई पर पेन नहीं लगती, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट कोई पर पेन नहीं लगेगी, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में लगेगी, ठीक। मान लो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है मेरी वो कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000। कितनी है, 10,000। 10,000 मेरी फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है, 10,000। तो 10,000 अगर मेरी फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना आएगा,
इसका प्रॉफिट हो जाएगा 2000, ये प्रॉफिट हो गया 8000, ये प्रॉफिट हो गया 14000, और ये प्रॉफिट हो गया 26,000। बात समझ आ रही है? तो ये हमारी बस छोटी सी इनकम स्टेटमेंट होती है, इसी को हमें समझना है, इसी को हमें बनाना है क्वेश्चन के अंदर, और हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो इसमें से कुछ चीजें अगर एनालाइज करूं मैं, तो देखना, अगर मेरे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से सेल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कंट्रीब्यूशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है ना? तो यह तीन चीजों की बात करें, अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन भी क्या बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। ठीक। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो जितना प्रॉफिट, जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आया, 6000 का चेंज आया, जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आया, जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आया, उतना ही चेंज किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। उतना ही चेंज किस में रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा। उतना ही चेंज किस में रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हमने पीछे पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, कि अगर आपने एक बार अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। जब आपने 12,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया, उसमें से 10,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली। अब आप एक्स्ट्रा 6,000 का कंट्रीब्यूशन कमाओगे तो कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट तो लग नहीं रही, तो वो 6,000 एक्स्ट्रा आपके पूरे के पूरे क्या बन जाएंगे, प्रॉफिट बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो वो 6,000 आपका पूरा का पूरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आ जाएगा, तो वो आपकी क्या हो गई, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट में काउंट हो जाएगी, वो आपकी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट में काउंट कर ली जाएगी। बात समझ आ रही है? बना लो फटाफट से फिक्स इनकम स्टेटमेंट।
तो कुछ चीजें लिखना, कुछ कंक्लूजन्स इस टेबल को समझते हुए कुछ चीजें लिखवाता हूं, लिखना। पॉइंट नंबर 1, सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन आर ऑलवेज रिलेटेड विद आउटपुट, आर ऑलवेज रिलेटेड विद आउटपुट। यानी कि सेल्स की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये तीनों के तीनों किससे हैं, आउटपुट से रिलेटेड है। यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल भी बढ़ रही है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, सॉरी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। तो सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तीनों आउटपुट से रिलेटेड रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल recovers fixed cost, contribution first of all recovers fixed cost, then starts generating profits, starts generating profits। मतलब क्या कह रहा है, कहता है जो कंट्रीब्यूशन होगा ना वो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करेगा। जैसे मान लो 12,000 का कंट्रीब्यूशन था, उसमें से पहले हम क्या करेंगे 10,000 फिक्स कॉस्ट के माइनस करेंगे, फिर कुछ बच गया तो वो हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना। और एक बार जैसे ही फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा सारा का सारा हमारा क्या होता जाएगा, प्रॉफिट बनता जाएगा, ठीक। स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स, स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। once fixed cost is recovered, once fixed cost is recovered, fixed cost is recovered, comma contribution equals to profit। तो जैसे ही आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल रहेगा, प्रॉफिट के इक्वल रहेगा। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल रहेगा, प्रॉफिट के इक्वल रहेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, थर्ड हुआ ना, वो एक ही पॉइंट था वैसे, अगर अलग लिख दिया तो कोई बात नहीं, फोर्थ कर देना उसे, ठीक, फोर्थ कर दो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट irrespective of, variable cost ratio will remain constant irrespective of the change in, irrespective of the change in वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। यानी कि आपके आउटपुट में, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में कितना भी चेंज आ जाए आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेम रहेगी। वेरीफाई कर लें, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। अगर मान लो मैं इसको सोल्व करूं किससे, पर यूनिट के हिसाब से, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए, ये कितना है 20 रुपए, तो यानी कि 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना आएगा 40%, ठीक। अब सर एक और देख लो, मान लो मैं इससे सोल्व करूं जब मेरी 1000 यूनिट थी, तो 1000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 8000, सेल्स कितनी थी 20,000, तो मतलब 8000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 कितना रहेगा 40%। यानी कि आप कितने पे भी निकाल लो, चाहे 1000 पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, किसी पे भी निकाल लो आपका कितना रहेगा 40% ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है, आउटपुट के साथ अलाइंड होती है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे सेम वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, PV ratio will also remain same, PV ratio will also remain same, PV ratio will also remain same irrespective of, will also remain same irrespective of change in volume of output, irrespective of change in volume of output। यानी कि अगर आपके वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में भी चेंज आ रहा है तो भी पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेक कर लें, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अगर पर यूनिट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना है 12, तो 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 यानी कि कितना 60%। ऐसे ही कोई भी एक ले लो, लेट्स से 2000 पेन ले लो, तो 24,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 24,000
डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, तो ये भी कितना हो गया 60%, ये भी कितना हो गया 60%। बात समझ आ रही है? अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा ना कि वेरिएबल कॉस्ट में कुछ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना, मान लो वेरिएबल कॉस्ट में कुछ डिस्काउंट वगैरह हो गया, तो उस केस में जैसे मटेरियल है, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो जब आपने 1,000 की जगह 1,500 पेन बनाए, तो आपका जो सप्लायर है उसने क्वांटिटी के बेस पे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, तो उस केस में चेंज हो सकती है, बट जनरली जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले हम क्या मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे, हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर? चल एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। हेमंग लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हेमंग लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट डील्स विद, हेमंग लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेटर्स, प्रोडक्शन ऑफ कैलकुलेटर्स। क्या कहता है कि हेमंग लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और किस क्या बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, ठीक है ना, फुल स्टॉप। सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर 400, यानी कि एक कैलकुलेटर कितने का बेचता है, 400 रुपए का। हेमंग जो है वो एक कैलकुलेटर कितने का बेचता है, 400 का। नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, तो सॉरी 70% कर लेना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70%, यानी कि 400 रुपए का कैलकुलेटर बेचता है और उसका 70% क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। 70% क्या रहती है, वेरिएबल कॉस्ट रहती है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, तो हेमंग ने कितने कैलकुलेटर बनाए और बेचे, 50,000, 50,000, पूरे साल में 50,000 कैलकुलेटर बनाए और बेचे। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 25 लाख, फिक्स कॉस्ट 25 लाख, फिक्स कॉस्ट आ गया 25 लाख। कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग, कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। तो कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाओ और क्या कैलकुलेट करो, प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, अब सॉल्यूशन, उसमें लिखना इनकम स्टेटमेंट, और यहां पर तो एक ही कॉलम बनेगा क्योंकि सिर्फ 50,000 यूनिट्स है, यूनिट्स अलग अलग नहीं है। अगर यूनिट्स अलग अलग होती तो हम बहुत सारे कॉलम बना लेते, बट क्योंकि यूनिट्स एक ही है तो आपका कोई भी कॉलम अलग से नहीं बनेगा। तो इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आता है, सेल्स आता है। कहता है 50,000 यूनिट्स बना रहा है, कितने की, 400 रुपए की एक यूनिट बेचता है। 50,000 यूनिट बेची और कितने की, 400 रुपए की एक, तो यानी कि कितना हो गया, आई थिंक 2 करोड़ होगा क्या, 2 करोड़। माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 70%। 70% का मतलब क्या हो गया, 280 पर यूनिट, 280 रुपीज पर यूनिट, यानी कि इसका 70% कर दो, 1,40,40,00,000। तो 1,40,40,00,000 आ गया वेरिएबल कॉस्ट, बचा क्या, कंट्रीब्यूशन। अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 30%। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 30%, यानी कि 60,00,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कितने की, 25 लाख रुपए की, तो बाकी बचा हुआ क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया कितना, 35 लाख। 35 लाख हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल बता, डाउट? तो इस तरीके से हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी और हम इनकम स्टेटमेंट बना के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे जाके क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां पर प्रॉफिट दिया हो सकता है और आपको कोई और चीज निकालनी पड़ सकती है, तो इनकम स्टेटमेंट में डाल के हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। अभी तक मैंने पहले दोनों एग्जांपल्स में कोई भी ब्रेक इवन की बात नहीं करी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा। अब ये जो एग्जांपल 3 है ना, ये हमारा बात करेगा ब्रेक इवन पॉइंट की और ब्रेक इवन सेल्स। एग्जांपल नंबर 3 ये बात करेगा किसकी, ब्रेक इवन पॉइंट की और ब्रेक इवन सेल्स की, ठीक। ये एग्जांपल समझते हैं, ये किसके ऊपर रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स। लिखना, तनीषा लिमिटेड is a manufacturing company. Tanisha Limited is a manufacturing company and deals with manufacturing of chairs. Deals with manufacturing of chair. क्या करते हैं, चेयर बनाती है तनीषा, और चेयर्स को बनाती है तो क्या करती है, सबसे पहले लिखना सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर, यानी कि एक चेयर को कितने रुपए में बेचती है, 300 रुपए। एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है, 300 रुपए, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेयर, एक चेयर को बेचने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, 180 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेयर कितनी हो गई, 180 रुपए, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हो गया 300, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 180, ठीक। फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, एक महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000। एक महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। कैलकुलेट क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे। अब समझते हैं, देखना, मान लो तनीषा की कंपनी है, ठीक। तनीषा की कंपनी है तनीषा लिमिटेड, उसमें क्या है, मैं और हेमंत जॉब करते हैं, ठीक है ना। हम दोनों क्या है, कॉस्ट वगैरह संभालते हैं, ठीक। तनीषा हमारे पास आई, तनीषा ने हम दोनों से पूछा, कहती कि बताओ मैं कितनी यूनिट बेचूं कि ना मेरा कोई प्रॉफिट हो ना मेरा कोई लॉस हो, यानी कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट बता दो ताकि मैं अपने आप को सिक्योर कर सकूं, मेरा कोई लॉस ना हो। मुझे बता दो कि कितनी यूनिट बेचूं ताकि मेरा क्या हो जाए, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, ठीक। हम दोनों क्या लग गए, हम दोनों ने बोला ठीक है हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, ठीक। अब हेमंत ने क्या किया था, हेमंत ने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो हेमंत क्या करने लग गया, हेमंत कैलकुलेशन करने लग गया, और हेमंत ने यूज करी पहली प्रेजेंटेशन, जो कि क्या होती है, विदाउट एनी फॉर्मूला, यानी कि हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बिना किसी फॉर्मूले के हम क्या निकालेंगे, बिना किसी फॉर्मूला के हम क्या निकाल देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देंगे, ठीक। तो बिना किसी फॉर्मूले के ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मान लो वो बचपन में हम करते थे ना, लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बी x यूनिट्स, यानी कि ये मान लो कि हमने कितनी यूनिट बेची, x यूनिट बेची, हमने कितनी यूनिट बेची, x। अब हमें ये पता है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हो, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब जितने की आप सेल करोगे उतनी ही आपकी क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी, जितने की आप सेल करोगे उतने की आपकी क्या रहेगी, कॉस्ट रहेगी। मतलब टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट, किस पे, एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल सेल्स किसके इक्वल रहेगी, टोटल कॉस्ट के इक्वल रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के इक्वल रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल सेल्स क्या होगी, एक यूनिट कितने की बेचते हो, 300 की, और कितनी यूनिट बेचते हो, x यूनिट्स, तो यानी कि सेल कितनी हो गई, 300x, राइट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे कितनी है, 180, और यूनिट कितनी है, x। और फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट थी आई थिंक 2,40,000, तो 2,40,000। तो इसको इधर ले आएंगे तो 120x इक्वल्स टू 2,40,000, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 यूनिट्स। तो ये है पहला तरीका किसको निकालने का, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट, ठीक, जहां पर हमने कोई ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब हम सेकंड तरीके पे चलते हैं जो मैंने किया,
क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, सेकंड वे लगाया यूजिंग फॉर्मूला। मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया। क्या फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, अभी हमने पढ़ा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेल्स 300 की है, वेरिएबल कॉस्ट 180 का है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो 300 माइनस 180, 300 माइनस 180 यानी कि क्या हो गया 120। तो 120 हमारा क्या हो गया कंट्रीब्यूशन पर। कैसे निकल के आया ये 120, 300 माइनस 180, तो ये भी हमारा कितना आ गया 2000 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप या तो फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो या बिना फॉर्मूले के, बट चैप्टर जब हम सीख लेंगे तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले के थ्रू ही कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला ही अप्लाई करते रहना, फॉर्मूला को छोड़ने की जरूरत। उतार लो दोनों मेथड, दोनों तरीके से सोल्व कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तनीषा को आंसर किया कि आप एक काम करो, 2000 यूनिट्स अगर आप बेच देते हो, अगर आपने 2000 यूनिट बेची तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी कि ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। तो तनीषा को हम पे भरोसा नहीं था, तनीषा कहती नहीं सर आपकी कैलकुलेशन पे हमें भरोसा नहीं है, तो आप अपने आंसर को वेरीफाई करके दो। तो तनीषा ने बोला कि ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर यूजिंग इनकम स्टेटमेंट। कहती कि इनकम स्टेटमेंट बना के बताओ कि सच में मेरा प्रॉफिट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट वही पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स, कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, 2000 यूनिट सेल कर रहे हैं, और एक यूनिट कितने की, 300 रुपए की। तो 2000 यूनिट सेल करी कितने की, 300 रुपए की, यानी कि 6 लाख की सेल्स हो गई। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, 2000 यूनिट्स थी, 180 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो यानी कि कितना हुआ 3,60,000। तो टोटल कितना बच गया 2,40,000। इसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट भी कितने की है 2,40,000 की, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का आ गया, जीरो। प्रॉफिट कितने का आया, जीरो का। मतलब हमारा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल सही निकलता है, ठीक है ना। तो लिख लो, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, और फिर उसके नीचे ये इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, खुद से बनाना बिना देखे, ठीक है ना।
खुद से बनाना बिना देखे, फॉर्मेट याद कर हो जाएगा। तो सर ऊपर नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन वगैरह मत देखना, रजिस्टर देख देख के, नहीं सर ऊपर नहीं, नीचे। डन। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, जो कि कितना, 0 रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया, नील हो गया, ठीक है ना। एक लिखना स्पेशल नोट, ठीक है, नीचे आ जाएगा, वहीं लिखो। एक लिखना स्पेशल नोट, छोटा सा ही है। स्पेशल नोट, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और the volume of output or number of units, the volume of output or number of units at which fixed cost is completely recovered, at which fixed cost is completely recovered is called break even point। यानी कि जहां पर आपका पूरी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, कॉमन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉमन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी which deals with प्रोडक्शन ऑफ फैंस, यानी कि पंखे बनाती है, ठीक है ना। कोमल की कंपनी पंखे बनाती है, फैंस बनाती है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ फैन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ फैन 1500 रुपए, 1500 रुपए। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यानी कि पीवी रेशो कितना है, 25%। पीवीआर कितना रहेगा, 25%। पीवी रेशो कितना हो गया, 25%। रेंट ऑफ फैक्ट्री कहता है, फैक्ट्री का रेंट कितना है, 50,000 पर मंथ। फैक्ट्री का रेंट कितना है, 50,000 रुपए पर मंथ। सैलरी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की सैलरी कितनी है, लेट से 60,000 पर क्वार्टर, 60,000 पर क्वार्टर। तो यानी कि स्टाफ की सैलरी कितनी है, 60,000 पर क्वार्टर। रेंट ऑफ फैक्ट्री कितना है, 50,000 पर मंथ, ठीक है ना, 50,000 पर मंथ। डेप्रीशिएशन, अगर हम बात करें डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल का डेप्रीशिएशन कितना है, 10 लाख। पूरे साल का डेप्रीशिएशन कितना है, 10 लाख। 10 लाख रुपए का क्या है, डेप्रीशिएशन है, ठीक। इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द ईयर, यानी कि कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाई होगी, इंश्योरेंस चार्जेस फॉर द ईयर कितने हैं, 35,000, 35,000। कैलकुलेट break even point, calculate break even point and break even sales and verify
वेरीफाई विद इनकम स्टेटमेंट, वेरीफाई विद इनकम स्टेटमेंट, यानी कि एक तो हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, एक हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, अब फिक्स कॉस्ट ना क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन, ये भी फिक्स कॉस्ट है, 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 हमें सबको एक लाइन पे लाना होगा। और यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स मांगी है ना, वो पूरे साल की मांगी है, ठीक, फॉर द ईयर। तो यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 करना पड़ेगा, तभी ईयरली निकलेगा। ये पर मंथ है तो एक साल में 12 महीने, ये पर क्वार्टर है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो ऑलरेडी फॉर द ईयर ही है तो ये ईयर रहेगा, ये भी ईयर है तो ईयर रहेगा। तो ये कितना हो गया, 6 लाख, ये कितना हो गया, 2,40,000, ये कितना रहेगा, 10 लाख ही रहेगा, और ये कितना रहेगा, 35,000। तो टोटल कितना हो गया, 10 6 16 2 18, 18,75,000 की हमारी क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितने की हुई, 18,75,000 की, समझ आ गई ना, ठीक। तो 18,75,000 की तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, कहता है 1,500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 1,500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, और उसका 25% क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। सर ये तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किसको डिनोट करता है, कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को यूज किया जाता है। तो ये जो 25% है ये क्या है, कंट्रीब्यूशन, ये 25% क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो यानी कि 1,500 का 25%, तो 18,75,000 डिवाइड बाई कितना आ रहा है, 375 आई गेस। तो ये आ जाएगा शायद से 5,000 यूनिट्स, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5,000 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक। नहीं है कैलकुलेटर, डाल लो। ठीक है ना, तो 5,000 यूनिट्स हो गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमें ब्रेक इवन सेल निकालना है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि यूनिट्स आई थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी कि 5,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 1,500 से, तो कितनी हो गई, 75 लाख की हो गई। या फिर एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो भी फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो पीवी रेशो से, मतलब 18,75,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो, क्वेश्चन में गिवन है 25%, तो ये भी कितना आ जाएगा, 75 लाख का हो जाएगा। ये भी कितना रहेगा, 75 लाख रहेगा। तो ये भी हमारा कितना हो गया, 75 लाख। बताओ क्लियर है क्या, यहाँ तक ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स दोनों क्लियर है, ठीक। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया और ब्रेक इवन सेल्स निकाल लिया, ठीक है ना। इसकी इनकम स्टेटमेंट तुम बनाओगे, बता लो, और फिर इनकम स्टेटमेंट बना दो। इनकम स्टेटमेंट बहुत आसान है, क्या ही चाहिए, सब कुछ तो दिया हुआ है। जो लगाने आया था उसने मना कर दिया, जो बाहर बैठा होगा वो, जो बाहर बैठा होगा वो। गर्म हवाई गया। आ जाइए उधर को मत, 5 ही लाइनें तो चाहिए।
तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स कैसे आएगी, 5,000 यूनिट बेच रहे हैं 1,500 रुपए की, यानी कि सेल्स कितनी हो गई, 75 लाख। ये हम ऊपर कैलकुलेट भी कर चुके हैं। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अब एक बात समझना, क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन 25% दिया हुआ है, तो अगर कंट्रीब्यूशन 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 75%। तो इस 75 लाख का 75% क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये तो आएगा 18,75,000। 56,25,000, ठीक है ना। 56,25,000 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, और वो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है 18,75,000। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, नील आ गया। प्रॉफिट कुछ भी नहीं, प्रॉफिट क्या होने वाला, कुछ भी। आप समझ आ रहे हैं? ठीक, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, क्लियर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट समझ आ गया अच्छे से, ब्रेक इवन पॉइंट में कोई डाउट, फॉर्मूले क्लियर है कैसे लगाने हैं सब कुछ। ठीक, फॉर्मूले उसका ना लिंक जरूर करना कि कैसे क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना फॉर्मूले में ही खेलना है आपको, इस चैप्टर में पूरा फॉर्मूले में ही खेलना होगा। तो फॉर्मूले कहाँ पे कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या चीज निकलेगी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया हुआ था 25%, तो हमने समझ दिया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 75% होगी। तो ऐसे फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल के आएगा और तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो अब हमारा आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एनालिसिस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जब आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर चुके, जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लूं, यानी कि अगर आपने 5,000 यूनिट्स बेची तो 5,000 यूनिट बेचने पे आपकी फिक्स कॉस्ट टोटली रिकवर हो गई, मतलब 5,000 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब 5,000 से ऊपर जितनी भी यूनिट बेचोगे, 5,000 से ऊपर जितनी भी यूनिट बेचोगे वो आपके लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। वहां पर आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस किससे होता, फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट हम रिकवर कर चुके हैं, तो अब जो भी हम आप यूनिट बेचोगे वो आपको क्या देके जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट देके जाएगा। तो आप सेफ हो, आपके पास क्या है, सेफ्टी है पूरी, कि आपको अब लॉस होने का डर नहीं बचा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या, कि जैसे ही आपने एडिशनल यूनिट बेची, किससे, ब्रेक इवन पॉइंट से, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी भी ऊपर यूनिट्स आप बेचोगे सारी की सारी आपकी क्या कहलाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगी। वो सब आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। ठीक है ना, तो लिखना, margin of safety is the additional sales, margin of safety is the additional sales over and above the break even sales, over and above the break even sales। यानी कि जो भी आप ब्रेक इवन में सेल कर रहे हो उससे ऊपर जितना भी आप सेल करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। फुल स्टॉप, above the break even sales, break even sales, full stop। नेक्स्ट टाइम लिखना, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको सुनहरे अक्षरों में मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना। ठीक है ना, अगर कोई दूसरे कलर का पेन है तो उसमें लिख दो, वरना कैपिटल लेटर में लिखना ताकि तुम्हें दूर से चमक जाए ये लाइन। ठीक है ना, क्या कहता है, दे, एक उनको भी दे देना ग्रीन कलर। चलो, there will be no element of cost, there will be no element of fixed cost, there will be no element of fixed cost in margin of safety, in margin of safety। यानी कि जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालोगे तो उसमें फिक्स कॉस्ट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सारी की सारी ब्रेक इवन में आ चुकी।
फिक्स कॉस्ट तो सारी की सारी ब्रेक इवन में आ चुकी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के बाद की बात करता है, तो मतलब इसमें क्या नहीं होगा, इसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी इसके अंदर, जीरो रहेगी। जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करोगे तो फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन कर दो, बॉक्स में डाल दो, जैसे जो भी सही लगे कर दो बस। चलो तो इसके अंदर भी हमें क्या क्या सीखना है, लिखना अंडर दिस टॉपिक, under this topic we have to calculate, under this topic we have to calculate, under this topic we have to calculate, first point, first point, margin of safety point, margin of safety point, margin of safety point, ब्रैकेट में लिख देना इन यूनिट्स, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यूनिट्स में आंसर निकालना, ठीक है ना। मान लो अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोमल को पता चल गया कि 5000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ गया, कोमल ने 5000 यूनिट बेच भी दी, कोमल ने 5000 यूनिट बेच दी। अब ये सोच रही है कि यार एक बात बताओ, अगर मुझे 50,000 का प्रॉफिट भी कमाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस तो हो गया, अब कोमल चाहती है 50,000 का प्रॉफिट कमाना, 50,000 का क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो कोमल का क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे 50,000 का प्रॉफिट कमाना है तो अब मैं कितनी एडिशनल यूनिट बेचूं, वो मेरा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट होगा। यानी कि अगर यूनिट पूछ रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको कितना कुछ भी अमाउंट प्रॉफिट कमाना है, जैसे लेट से 50,000, अगर 50,000 यूनिट्स का 50,000 प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। ठीक, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, यानी कि ये आंसर आपको किस में देगा, यूनिट्स में। क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कि जितना भी आपका प्रॉफिट है, जितना आपका प्रॉफिट कमाना है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेम जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था वैसे ही फॉर्मूला है, बस वहां पर फिक्स कॉस्ट थी, यहां पर डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डिजायर्ड प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, सेकंड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के ब्रैकेट में लिख देना इन रुपीज, ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के ब्रैकेट में लिख देना इन रुपीज, यानी कि यहां पर अमाउंट में आंसर देगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहला तो यही हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट में, यानी कि जो हमने यूनिट्स कैलकुलेट करी उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट में आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। दूसरा दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या ले लेंगे, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अगर हम डिवाइड में पीवी रेशियो कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भी हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अमाउंट में। और तीसरा एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स में से किसको माइनस करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स को माइनस करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स रहेगा, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूले हम किसके लिए यूज करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के लिए। जैसे हमने उसके लिए यूज किए थे किसके, जैसे हमारा ब्रेक इवन के लिए तीन फॉर्मूले थे, सेम वैसे तीन फॉर्मूले यहाँ पर निकल गए। और लास्ट में थर्ड क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, ये आपको आंसर देगा परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तो इससे आपका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। इससे आपका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है, सारे फॉर्मूले क्लियर है, जैसे ब्रेक इवन में पढ़े थे वैसे ही सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो वही सेम फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज हो रहे हैं। लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर कितना है, 5। लिखना एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, सेलिंग प्राइस
पर यूनिट ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय इक्वल्स टू ₹100, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ टॉय इक्वल्स टू ₹100। तो क्या कहता है, 100 रुपए की क्या है सेलिंग प्राइस पर टॉय है, 100 रुपए का क्या है सेलिंग प्राइस पर टॉय है। तो सेलिंग प्राइस पर टॉय कितना हो गया, 100 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी है 40%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है 40%। डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000। कैलकुलेट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो पहला तरीका हम लगाएंगे विदाउट फॉर्मूला, यानी कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते तो क्या होगा। अब एक बात समझना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स हम बेचें, ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचें कि हमें 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाए। ठीक, तो मतलब अब हमारी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट रहेगी, और सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। तो मतलब हमें वेरिएबल कॉस्ट लगानी है और उसके साथ साथ प्रॉफिट कमाना है, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी किसमें कवर हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते तो इसमें क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि जो भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कुछ होगा नहीं, तो एक तो प्रॉफिट कमाना होगा और एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। मान लो हमने कितनी यूनिट बेची, एक्स यूनिट बेची, कितनी यूनिट बेची, एक्स यूनिट। तो सेल प्राइस कितना है 100, तो सेल्स तो हो गई 100x, सेल्स कितनी हो गई 100x। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40%, तो यानी कि 40x। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000। अब ये 40x इधर आके माइनस हो जाएगा, 100x माइनस 40x इक्वल्स टू 1,20,000, तो 60x इक्वल्स टू 1,20,000। तो x की वैल्यू कितनी आई 1,20,000 डिवाइड बाय 60, यानी कि 2,000 यूनिट्स। अगर हम 2,000 यूनिट बेचते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, मतलब 1,20,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे। बात समझ आ रही है। तो ये था क्या विदाउट फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे विद फॉर्मूला, सेकंड वे, सेकंड मेथड विद फॉर्मूला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट की, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000, कंट्रीब्यूशन क्या है 100 रुपए का, अगर सेलिंग प्राइस है उसका 40% वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 60%। 100 रुपए का 60% कितना हुआ 60 रुपए, तो यानी कि कितनी यूनिट्स हो गई 2,000 यूनिट्स। ये कितनी यूनिट्स हो गई 2,000। बात समझ आ रही है। अब अगर इसी को हमें अमाउंट में निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो जितनी यूनिट्स निकली मल्टीप्लाई कर दो किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी कि 2 लाख। या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 1,20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना होगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40% है तो पीवी रेशो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 60%, ये भी कितना आ जाएगा 2 लाख। तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स कितना निकल के आ गया 2 लाख निकल के। ठीक, बता दो सोल्यूशन।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा बस ये याद रखना कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना उससे ऊपर हमेशा क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, उससे ऊपर क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। तो एक बारी इनकम स्टेटमेंट और बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बना के आंसर वेरीफाई कर लेते हैं कि सच में 1,20,000 का ही प्रॉफिट आ रहा है ना, 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है या कितने का आ रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स आएगी। सेल्स हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 2,00,000। ठीक, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन ने बोला है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60%, क्योंकि पीवी रेशो कितना था, 40%। तो पीवी रेशो 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 60, यानी कि 1,20,000। तो ये क्या आ गया हमारा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है, 80,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 80,000। फिक्स कॉस्ट कितना डाले तनिषा, फिक्स कॉस्ट कितनी, 0, एग्जैक्टली। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो बाकी बचा हुआ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये आई थिंक वेरिएबल कॉस्ट 40% है क्या, क्वेश्चन में देखना। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, सॉरी। तो वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो ये आएगा 80,000। तो ये हो गया 1,20,000। और फिक्स कॉस्ट भी 0 है तो 1,20,000 ही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1,20,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है ना, 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा, 1,20,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। सेलिंग प्राइस पर चेयर 500। सेलिंग प्राइस पर चेयर 500। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80%। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80%। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80%। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 5,00,000, 5,00,000। टोटल फिक्स कॉस्ट 5,00,000। टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट 2,00,000। टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट 2,00,000। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 5,00,000 रुपए है, डिजायर्ड प्रॉफिट 2,00,000 रुपए है। कैलकुलेट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट। कर दो सर, निकाल दो फटाफट से सॉल्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट सिर्फ फॉर्मूला लगा के करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला देख सकते हो पीछे से, फॉर्मूला लगा के सॉल्व।
कितना कितना आ गया, 5,000 और 5,000 सही है और 2,000 सही है। कैसे? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी बोली है? 5 लाख, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कहता है 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 20%। तो 500 का 20% क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 कितना हो गया? 5,000 यूनिट्स। और सेम ऐसे ही सेकंड पॉइंट की बात करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कितना हो गया? 2 लाख का डिजायर्ड प्रॉफिट है और 100 का हमारा कंट्रीब्यूशन था, तो ये कितना आ जाएगा? 2000 यूनिट हमारा क्या आ गया? डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या गलती करी? वो 80% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका 70% क्या होगा? 20% क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? 3 कॉलम ले लेना, एक 5,000 यूनिट्स का, एक 2,000 यूनिट्स का और एक टोटल। तो इधर आ गया पर्टिकुलर्स, ये हो गई 5,000 यूनिट्स, ये हो गई 2,000 यूनिट्स, और इधर आ जाएगा टोटल यानी कि 7,000 यूनिट्स। ठीक। सबसे पहले सेल्स की बात करें, सेल्स कितने रुपए थी? 500 रुपए। तो 5,000 इंटू 500 25 लाख, 2,000 इंटू 500 10 लाख, तो टोटल हो गया 35 लाख। ठीक। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में बोला था 80%, तो 80% का मतलब ये हुआ कि इसकी 20 लाख हो गई, इसकी 8 लाख हो गई, और टोटल कितनी आ गई? 28 लाख। टोटल आ गई 28 लाख। तो ये बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 5 लाख। इधर कितना हो गया? 2 लाख। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 7। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ने फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई थी कितनी? 5 लाख। तो 5 लाख इधर, इधर कितनी कोमल? कितनी? 0। यहाँ क्या आएगी? 0, क्योंकि हम 2 लाख 2,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। 2,000 यूनिट्स यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट सारी की सारी ब्रेक इवन में आ गई। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट था, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और ये टोटल है। ठीक। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रही? 5 लाख। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इधर तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक इवन है। इधर 2 लाख का प्रॉफिट था, तो टोटल भी कितना आ गया? 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। और यही हमारा क्वेश्चन में क्या था? डिजायर्ड प्रॉफिट था। यही हमारा क्या था क्वेश्चन में? डिजायर्ड प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन को समझेंगे। ब्रेक इवन क्लियर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्लियर, ठीक है ना? दोनों अच्छे से क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही।